So, hello guys, welcome on my YouTube channel Commerce Night. My name is Vipin. We have started with the very first unit of Introductory Macroeconomics, National Income and Related Aggregates. In the previous video, I covered the concept of nominal GDP and real GDP. In today's video lecture, I am going to cover the concept of circular flow of income. So let's start this thing with a story. There's a firm A. यहाँ पे हमारी इकोनॉमी में एक फर्म ए है. अब फर्म ए को गुड्स प्रोड्यूस करने हैं. अब गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए उसे लेबर सर्विसेज चाहिए, क्योंकि भाई अगर गुड्स प्रोड्यूस करने तो भाई लेबर तो चाहिए होंगे. लेबर के बिना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस तो होगी नहीं. अब उसे लेबर को क्या करनी पड़ेगी? पेमेंट. लेबर को क्या करनी पड़ेगी? पेमेंट. और लेबर जो पेमेंट करिए, लेबर भी तो गुड्स एंड सर्विसेज की परचेज करने पे ही उसका एक्सपेंडिचर करेंगे इकोनॉमी के अंदर जो गुड्स एंड सर्विस बनी होंगी. तो यही आपका जो पूरा प्रोसेस है, यही आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहलाता है. अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो फर्म ए थी, यहाँ पे लेबर ने दूसरी फैक्टर सर्विसेज. तो फर्म ने उन्हें करी पेमेंट, फैक्टर पेमेंट. अब जब फैक्टर पेमेंट रिसीव हुई तो लेबर ने फर्म को क्या दी? लेबर ने फर्म पे कर दी कंजप्शन एक्सपेंडिचर. मतलब उसने जो पैसा कमाया वो गुड्स एंड सर्विस पे स्पेंड किया और फर्म ने उसे दे दी गुड्स एंड सर्विस. यही आपका पूरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर आपको पूरा अंडरस्टैंड करना है. ये पूरी स्टोरी आपको जो समझाइए, यही पूरी स्टोरी आपको ध्यान रखनी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के दौरान. सो लेट्स सी व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. सो first of all, in case if you have a question like explain circular flow of income, so first of all you have to explain what is the meaning of circular flow of income. So let's read what is the meaning of circular flow of income. Flow/circulation of generation of income by production process, its distribution among factor, and finally its flow from household to productive unit as consumption expenditure on goods and service produced by them. So जो यहाँ वर्ड फैक्टर है, फैक्टर स्टैंड फॉर लेबर. लेबर के यहाँ अलावा यहाँ किसी और फैक्टर की हम बात नहीं करते हैं जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं. तो जनरली लेबर की बात करते हैं. तो यहाँ सबसे पहले तो जनरेशन मतलब जनरेशन ऑफ इनकम. यहाँ पे पहली बात यहाँ पे जो हाईलाइट हो रही है वो जनरेशन ऑफ इनकम है. पहली बात जो हाईलाइट हो रही है वो जनरेशन ऑफ इनकम. अब जनरेशन ऑफ इनकम का मतलब क्या है? जनरेशन ऑफ इनकम बाय प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करके फर्म जो है अपनी इनकम जनरेट करती है. और जब वो इनकम जनरेट करती है तो भाई उसे लेबर जो सो सर्विस दे रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए उसे हेल्प कर रहे हैं, तो भाई उसको पेमेंट करेगी. तो उस स्टेज को बोल देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन अमंग फैक्टर. और फाइनली भाई लेबर को भाई पैसा मिलेगा तो भैया लेबर भी तो कहीं ना कहीं स्पेंड करेगा. तो जो स्पेंडिंग करता है वो एज अ कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है. तो आई थिंक ये सारी बातें आपको क्लियर होगी होंगी. सबसे पहला स्टेज है, फिर जो ये डायग्राम है एज इट इज आपको पेपर में डायग्राम ड्रॉ करना है जब आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का क्वेश्चन आ जाए. तो देखते हैं डायग्राम क्या है. सबसे पहले तो आपको बताना है पहला स्टेज होती है वो होती है जनरेशन. जनरेशन का मतलब फर्म ने मतलब पैसा कमाया गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करके. और गुड्स एंड सर्विस उसने कैसे प्रोड्यूस करी? विद द हेल्प ऑफ लेबर, विद द हेल्प ऑफ सर्विसेज ऑफ लेबर, विद द हेल्प ऑफ सर्विसेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. अगला स्टेज फिर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब उसने लेबर से सर्विसेज ली तो लेबर को भाई पेमेंट भी तो करेगी. तो वो स्टेज होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन. और फाइनली भाई लेबर को अगर पैसा मिलेगा तो वो अपने पास रखेगा नहीं, वो गुड्स एंड सर्विस को परचेज करने के लिए उस पैसे को इस्तेमाल करेगा. तो वो स्टेज हो जाती है आपकी कंजप्शन या फिर डिस्पोजिशन कहते हैं जिस स्टेज को. अब आगे बढ़ते हैं, धीरे देखते हैं सब स्टेजेस की डेफिनेशन क्या है एक बार. सो लेट्स सी, जो पहला फेज होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का वो होता है आपका प्रोडक्शन या फिर जनरेशन जिसे हम कहते हैं. तो उसकी डेफिनेशन क्या है? इनकम जनरेटेड बाय प्रोडक्टिव यूनिट बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विस. यानी कि जो आपकी फर्म ए थी उसने लेबर की सर्विसेज का यूज किया था गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए. तो वही इस बात कर रहा है. इनकम फर्म ने जनरेट करी. इनकम फर्म ने कैसे जनरेट करी? गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करके. कैसे प्रोड्यूस करा? लेबर सर्विसेज की मदद से. तो यही चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा है. और जब लेबर की सर्विसेज लेगी फर्म तो उसे भाई पेमेंट करनी पड़ेगी. और जब पेमेंट की बात आती है तो हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की. अब डिस्ट्रीब्यूशन की कोई डेफिनेशन देख लेते हैं. वैल्यू ऑफ आउटपुट स्लैश प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का ही मतलब होता है गुड्स या सर्विस, इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एज फैक्टर इनकम.
अब फर्म ए थी, फर्म ए ने लेबर से सर्विसेज ली थी गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसने पेमेंट भी तो करी थी। तो जब पेमेंट की बात आ जाएगी, जब पेमेंट की बात आ जाएगी तो हम उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम उसे क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो फाइनल स्टेज है, अब आपका फाइनल स्टेप जो होता है, अब देखो भाई, लेबर को पेमेंट रिसीव होगी, अब पेमेंट तो अपने पास रख नहीं लेगा पूरी की पूरी, अब वो उसको कंज्यूम करेगा, मतलब उस पेमेंट का यूज करेगा गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए, जो उसकी नीड्स को फुलफिल करे। अब तो फाइनल स्टेज क्या होती है? फाइनल स्टेज जो होती है वो होती है डिस्पोजिशन या फिर कंजप्शन। तो एक बार डिस्पोजिशन या कंजप्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। एंटायर फैक्टर इनकम इज स्पेंड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो ये आपकी 3 स्टेजेस हो गई। एज इट इज आपको पूरा यही लिखना है एग्जाम के अंदर। अगर क्वेश्चन आ जाता है आपका, अगर क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, पहले आपको डेफिनेशन बतानी है, एज इट इज ये डायग्राम ड्रॉ करना है, और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपको फेजेस लिख देनी है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन, और इनको एक्सप्लेन कर देना है। इन केस इफ दिस क्वेश्चन विल कम इन एग्जाम, यू विल डेफिनेटली गेट फुल मार्क्स इफ यू विल राइट इन दिस वे। सो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कई टाइप्स का होता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर इकोनॉमी। बट जो हमारे सिलेबस के अंदर है वो हमारा है भाई 2 सेक्टर इकोनॉमी। हमारे सिलेबस के अंदर क्या है? 2 सेक्टर इकोनॉमी वाली बात करी गई है। तो देखते हैं भाई 2 सेक्टर इकोनॉमी में हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले एज इट इज डेफिनेशन। एज डेफिनेशन जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, वो एज इट इज है। वो एज इट इज वही डेफिनेशन है जो हमने प्रीवियसली पढ़ी थी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। तो डेफिनेशन क्या थी, फिर से देख लेते हैं। फ्लो स्लैश सर्कुलेशन ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम by production process, its distribution among factor, and finally its flow from household to productive unit as consumption expenditure on goods and service produced by them. As it is वही definition है। फर्म ने जनरेट करी इनकम विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन, विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस किया किसकी मदद से? फैक्टर सर्विस की मदद से। उसको फाइनली फैक्टर को उसने पेमेंट कर दी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी, जो से इनकम जनरेट हुई उसने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि लेबर को पेमेंट करी। और जब लेबर को पेमेंट करी तो लेबर ने फाइनली क्या करी? लेबर ने उस इनकम का वो स्पेंड कर दिया कंजप्शन एक्सपेंडिचर की तरह। किस प्रकार का? गुड्स एंड सर्विस जो फर्म ने प्रोड्यूस करी थी। भाई पूरी एज इट इज वही डेफिनेशन लिखनी जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आपने पढ़ी थी। अब पढ़ते हैं आगे, थोड़ा डायग्रामेटिकली इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश क्या कर रहा है हमें ये पूरी चीज। हाँ, तो भाई सबसे पहले तो हाउस होल्ड देते हैं फर्म को फैक्टर सर्विस, और फैक्टर सर्विस के बदले फर्म उन्हें करती है फैक्टर पेमेंट। ये बात तो समझ आ गई कि उन्होंने फैक्टर सर्विस दी, फर्म ने उन्हें पेमेंट करी। अब हाउस होल्ड का जब पैसा आ गया तो भैया वो करते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मतलब गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करने के लिए खर्चा करते हैं, और फर्म उन्हें क्या दे देती है उसके बदले? गुड्स एंड सर्विस। अब पूरे इस डायग्राम को हम एक्सप्लेन करते हैं थ्योरिटिकली। डायग्राम तो आपने देख लिया कि भाई ये डायग्राम है, इस डायग्राम से आपको समझ के आ रहा है, आपको एक्सप्लेन भी करना है एग्जाम के अंदर। अगर 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, तो आपको सारे 6 पॉइंट एज इट इज लिखने हैं जो यहाँ पे लिखे पड़े हैं मैंने। देयर आर टू सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी, हाउस होल्ड और फर्म। सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म है, और जब भी हाउस होल्ड और फर्म हो, और एवन तो गवर्नमेंट भी क्यों ना हो, बट अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कोई लेन देन नहीं हो रहा, ROW के साथ कोई लेन देन नहीं हो रहा, तो भाई जो आपकी इकोनॉमी होती है वो क्लोज्ड इकोनॉमी होती है। तो यहाँ पे वही लिख रहा है कि सेकंड पॉइंट में इट इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, और कोई सेविंग नहीं कर रहा है हाउस होल्ड, ना फर्म कर रही है। यानी कि हाउस होल्ड को अगर फर्म ने पूरी फैक्टर पेमेंट करी है तो उतना ही वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर पूरा स्पेंड कर देंगे। कहने का ये मतलब है थर्ड पॉइंट का, जितनी फर्म ने फैक्टर पेमेंट करी उतना ही हाउस होल्ड ने कंजप्शन एक्सपेंडिचर में स्पेंड कर दिया। मतलब उनके पास पैसा आया और उनसे पैसा चला गया, पूरा का पूरा चला गया। अब आगे बढ़ते हैं। हाउस होल्ड और ओनर ऑफ फैक्टर सर्विस, हाँ क्योंकि भाई वो फैक्टर सर्विस फर्म को देते हैं तो वो ओनर कौन हुआ फैक्टर सर्विस का? हाउस होल्ड। एंड रेंडर सर्विस टू फर्म, एंड इन रिटर्न मेक पेमेंट टू हाउस होल्ड। इन रिटर्न एक्चुअली फर्म, इन रिटर्न फर्म, फर्म जो है वो हाउस होल्ड को पेमेंट करती है। फर्म जो है वो हाउस होल्ड को पेमेंट करती है। पेमेंट किस फॉर्म में करती है? फैक्टर पेमेंट की फॉर्म में। अब 5th पॉइंट पढ़ लेते हैं। फर्म प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विस with help with factor service and sell to household. Factor service produce, firm produce goods and service, यहाँ पे विद इन नहीं सॉरी विद हेल्प ऑफ
सो लेट्स सी। हाँ, तो हम यहाँ पे 5th पॉइंट पे थे। सो जो हमारा 4th पॉइंट था वो क्या था, एक बार देख लेते हैं हम फिर से, स्क्रीन लैग कर गई थी एक बार। तो फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस विद हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विस एंड सेल टू हाउस होल्ड, हाउस होल्ड को सेल करती है। और 6th स्टेप क्या हमारा, हाउस होल्ड स्पेंड एंटायर इनकम ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस एज कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और पूरी इनकम जो रिसीव हुई है वो एज अ कंजप्शन एक्सपेंडिचर स्पेंड कर देता है। आई थिंक आपको मेरी बात समझ आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। एज इट इज आपको लिखना है एग्जाम के अंदर, अगर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी, तो आपको एज इट इज लिखना है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का सबसे पहले तो मतलब बताना है क्या होता है, डेफिनेशन लिखनी है, ये डायग्राम ड्रॉ करना है, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपको 6 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। सो अब आप मूव करते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स। अब हमेशा आपने सुना होगा कि uh, दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट और एक होते हैं वेरिएबल। कांस्टेंट मतलब जो बदले ना, वेरिएबल जो बदलते रहे। और वेरिएबल भी दो टाइप के होते हैं, स्टॉक एंड फ्लो। अब स्टॉक क्या होता है, स्टॉक मतलब होता है वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। अब जैसे कि मैंने आपसे पूछ लिया भाई अभी आपके बैंक में कितना बैलेंस है, अभी आपके बैंक में कितना बैलेंस है, तो ये कौन सा वेरिएबल हो गया, स्टॉक वेरिएबल। स्टॉक का मतलब जो ना एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम से ही आपसे पूछा जाएगा, उसके अलावा कोई पूछा ही नहीं जा सकता। जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछा जाएगा, जैसे कि आपके बैंक में कितना बैलेंस है अभी, तो अभी की बात कर रहा है वो, आपकी अभी कितनी वेल्थ है। वेल्थ का मतलब होता है असेट्स एंड लाइबिलिटीज। जैसे कि इन दिनों अडानी साहब की असेट्स एंड लाइबिलिटीज का जो डिफरेंस है वो बढ़ता ही जा रहा है, उनकी वेल्थ बढ़ती ही जा रही है। समझ रहे हैं आप बात। समझ गए होंगे स्टॉक का मतलब क्या होता है। स्टॉक की भाई कोई टाइम डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि ये तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछा जाता है कि आज आपके बैंक में कितना पैसा है, तो इसकी कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, इसका आगे पीछे से कोई लेना देना नहीं, इसका एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से लेना देना है। स्टैटिक कंसेप्ट है। और फ्लो क्या है, वेरिएबल विच इज मेजर्ड विद इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम स्लैश ओवर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जैसे कि हमने कहा इस ईयर 2022-23 में जो हमारी कंट्री इंडिया है उसकी जीडीपी कितनी है, हमारी कंट्री की जीडीपी कितनी है, तो भाई वो इसी ईयर की होगी। 21-22 की कुछ अलग जीडीपी होगी, 21-22 की अलग होगी। ऐसी जो नेशनल इनकम होगी वो अलग होगी 21-22 की, 22-23 की अलग होगी। मतलब वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ पर्टिकुलर टाइम से रिलेटेड है, उसके अलावा किसी और से रिलेटेड ही नहीं है। तो इसकी भैया होती है टाइम डायमेंशन। ये डायनामिक कंसेप्ट है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने पहले ही कह दिया, रियल जीडीपी हो गया, रियल जीडीपी हो गया, चाहे नॉमिनल जीडीपी हो गया, वो फ्लो कंसेप्ट है। नेशनल इनकम हो गया, वो फ्लो कंसेप्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे कि भाई 21-22 में जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस कमाया होगा वो 22-23 का प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होगा। मतलब जो 21-22 से रिलेटेड है वो 21-22 से रिलेटेड ही रहेगा, और इसी पर्टिकुलर टाइम से ये एसोसिएटेड रहेगा। आपने इन्वेस्टमेंट कितनी करी 21-22 में, 22-23 में कितनी करी, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो आगे मूव करते हैं। स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो लेट्स मूव अहेड। हमारा फाइनल कंसेप्ट जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है रियल फ्लो और नॉमिनल फ्लो। अब रियल फ्लो और नॉमिनल फ्लो से पहले हम वापस मूव करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी में। तो हमने क्या पढ़ा था भाई, इकोनॉमी में हाउस होल्ड होते हैं, फर्म होती है, हाउस होल्ड देते हैं अपनी फैक्टर सर्विस, और फर्म हाउस होल्ड देते हैं फैक्टर सर्विस, और फर्म उन्हें क्या करती है, फर्म उन्हें करती है फैक्टर पेमेंट। ये बात हमने सब बात करी थी कि हाउस होल्ड करते हैं फैक्टर, हाउस होल्ड देते हैं फैक्टर सर्विस, फर्म करती है उन्हें फैक्टर पेमेंट। हमने ये बात पढ़ी थी। और हाउस होल्ड करते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो पेमेंट रिसीव उसको उसको एज अ कंजप्शन एक्सपेंडिचर यूज करते हैं, और फर्म उसके बदले उन्हें क्या दे देती है, गुड्स एंड सर्विस। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे दो जगह पे, यहाँ पे फैक्टर सर्विस और यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस, इसको अलग कर लीजिए। और कंजप्शन एक्सपेंडिचर और फैक्टर पेमेंट, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम कैसे, अब मैं इन दो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट क्यों कर रहा हूँ कि फैक्टर सर्विस और मैंने गुड्स एंड सर्विस को एक साथ रखा है।
और कंजप्शन एक्सपेंडिचर और फैक्टर पेमेंट को एक साथ रखा है। अभी समझते हैं हम इस चीज़ को हम डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं, दोनों चीज़ों को अलग अलग क्यों कर रहे हैं, दो पार्ट्स में क्यों बांट रहे हैं। अब पढ़ते पहले रियल फ्लो की डेफिनेशन। इट इज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड। भाई फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड, तो भाई जो फैक्टर सर्विस है ना वो रियल फ्लो का पार्ट है, क्योंकि फैक्टर सर्विस सर्विस दे रहे हैं हाउस होल्ड। तो भाई हमने यहाँ क्या पढ़ा रियल फ्लो की डेफिनेशन, ये गुड्स एंड सर्विस का जो फ्लो होता है फर्म से हाउस होल्ड की तरफ या फिर हाउस होल्ड से फर्म की तरफ, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रियल फ्लो। तो यहाँ पे हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दी, फैक्टर सर्विस दी, सर्विस की इन्वॉल्वमेंट हो गई। और फर्म ने यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ नीचे में, यहाँ वो फर्म फर्म दे रही है उनको गुड्स एंड सर्विस, तो ये रियल फ्लो का पार्ट हो गया। तो आपको क्लियर होगी, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज होता है, बात क्लियर है, गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज हो रहा है। हाउस होल्ड क्या दे रहे हैं, फैक्टर सर्विस दे रहे हैं, यहाँ पे क्या दे रहे हैं, हाउस होल्ड दे रहे हैं फैक्टर सर्विस। और फर्म क्या दे रही है, नीचे वाले फर्म क्या दे रही है, फर्म दे रही है गुड्स एंड सर्विस हाउस होल्ड को। अब अगर गुड्स एंड सर्विस ही हमारी इकोनॉमी के अंदर सिर्फ मीन्स ऑफ एक्सचेंज हो, तो हमें दिक्कत एक, हमने पहले आप 9th-10th में ही पढ़ा होगा बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के बारे में। तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वाली दिक्कत आने लग जाती है अगर सिर्फ गुड्स एंड सर्विस एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज यूज करी जाती है इकोनॉमी के अंदर। इसको फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। आई थिंक ये चार बातें क्लियर होंगी। अब इसके अपोजिट पढ़ लेते हैं, नॉमिनल फ्लो क्या होता है। इट इज फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड। अब जब हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो भैया मनी दे रहे हैं फर्म को, फर्म जब फैक्टर पेमेंट कर रही है तो वो हाउस होल्ड को मनी दे रही है। जब मनी की बात आ जाए ना तो नॉमिनल फ्लो। अब यहाँ पे मनी का एक्सचेंज होता है। अब यहाँ पे भैया जब मनी एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज होती है तो भाई जो बार्टर सिस्टम में दिक्कत होती है ना वो दिक्कत होती ही नहीं है। और फाइनली इसे मनी फ्लो भी कहते हैं। आई थिंक बात आपको क्लियर होगी सारी, जितने भी कंसेप्ट हमने आज की वीडियो में कवर किए हैं आई थिंक आपको क्लियर होंगे। इन केस यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। So hope you have liked this video, so please do like, share and subscribe my channel, and thank you for watching this video.